नमस्कार। एक स्वास्थ्य जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है वो गठिया के बारे में, यानी गठिया क्या है, गठिया के सिम्टम्स क्या हैं, यानी लक्षण क्या है, उसके कारण क्या हैं, क्यों होता है और गठिया का क्या इलाज है, उसके उपचार क्या हैं, सावधानी क्या है उसमें। तो ये इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो गठिया एक बीमारी है जो शरीर के जोड़ों को प्रभावित करती है। गठिया में जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आती है, अकड़न आती है और गठिया जो है घुटनों का जो जोड़ है और हाथों में ज़्यादा होता है। गठिया का कोई स्थायी इलाज नहीं है, यानी कोई भी इसका परमानेंट इलाज नहीं है। जो मेडिकल में जो है चिकित्सा उपचार देकर उसको, यानी दवाइयाँ के माध्यम से या दूसरी जो है कुछ रिमेडी हैं उनके माध्यम से इसके दर्द को कम किया जा सकता है, यानी इसके लक्षण जो हैं सिम्टम्स को कुछ कम किया जा सकता है मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। भारत देश में गठिया बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इसका जो है डाटा की बात करें कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं, तो 2019 में लगभग 6.23 करोड़ लोग गठिया की बीमारी से प्रभावित थे, जो बढ़कर 15% तक पहुंच गया है। यानी जो गठिया से जो रोग के जो लोग प्रभावित हैं उनकी संख्या लगभग 18 करोड़ के करीब है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गठिया रोग भारतवर्ष में बढ़ रहा है। और ये जानकर आपको और ज़्यादा आश्चर्य होगा कि गठिया यानी विशेष रूप से घुटनों का जो गठिया है उसमें जो भारत में शारीरिक विकलांगता के शीर्ष कारणों में से एक है और पश्चिमी देशों की अपेक्षा या उनकी तुलना में भारत में गठिया की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और गठिया का जो प्रभाव है वो ज़्यादा बुजुर्ग लोगों में है, यानी बुजुर्ग लोग गठिया की बीमारी से ज़्यादा पीड़ित हैं और उनमें महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। महिलाओं में लगभग 75% महिलाएं गठिया की बीमारी से पीड़ित हैं और जो युवा आयु वर्ग के हैं वो भी इससे बचे हुए नहीं हैं, यानी वो भी सुरक्षित नहीं है। तो गठिया की बीमारी जो है इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसके कई प्रकार हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउट, रूमेटाइड, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये इसकी कुछ प्रकार हैं। तो इसके लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स जो है अचानक जो है जोड़ों में अनबियरेबल यानी असहनीय दर्द होता है, सूजन आती है उसके अंदर और लालिमा यानी रेडनेस, लाल हो जाता है उधर, उस जहाँ सूजन आती है उस जगह लाल हो जाता है, गर्मी उसमें हो जाती है। और सुबह जो है जकड़न होती है, यानी
गतिशीलता में कमी आती है, मूवमेंट नहीं हो पाता है, चल फिर नहीं पाता है। सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, यानी कोई भी ऊंचाई की पर चढ़ना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है। रात को सोने में भी दर्द ज़्यादा होता है। भूख इसमें कम लगती है, थकान होती है और हल्का बुखार भी आता है। ये इसकी है, अनीमिया भी हो जाता है इसमें। तो इस तरह के इसके सिम्टम्स हैं। और इसके कारण क्या हैं? कारण है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों का घिसना, इसमें घिस जाते हैं, यानी जोड़ जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है घिसना शुरू हो जाते हैं, और यानी उसमें गैप पड़ जाता है और जोड़ों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। उसका कारण ये है कि वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है। तो कई उम्र थोड़ी सी जब बढ़ने लगती है तो उसमें वजन भी बढ़ जाता है, तो उसके कारण दबाव जो पड़ता है तो उसके कारण भी इसमें पेन होता है और सूजन आती है। जो हमारा रक्त के अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होने से कब होता है? तब वजन शरीर में ज़्यादा बढ़ता है, तब यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो उससे फिर वही है, सूजन होगी या फिर दर्द होगा। और जो हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है, खान पीन की कमी आ जाती है, या उम्र आने पर जो वीकनेस होती है, तो उसका भी ये कारण है। कुछ कारण जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी का भी है, या जिसमें बचपन में जो है विटामिन सी, विटामिन डी की या कैल्शियम की मात्रा कम होने से भी बाद में ये कारण बन जाता है, इसका दर्द का कारण घुटनों में या गठिया का दर्द शुरू हो जाता है। कुछ इसमें जैसे संक्रमण है, वायरल संक्रमण है, वो भी है। पुरानी चोट वगैरह लग जाती है, चोट लगने से भी गठिया का दर्द शुरू हो सकता है। और इसके अंदर जैसे हमारी आनुवंशिक संरचना यानी जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, यानी फैमिली हिस्ट्री, भाई जैसे बाप दादा को हुई तो वो उसके बच्चों में भी वो चीज़ आ सकती है। हेरिडिटी जिसको हम कहते हैं, कि वो अगर पीछे जो हमारी पीढ़ी में जो किसी को इस तरह की बीमारी है तो वो बीमारी बच्चों में लगने का संभावना उसमें हो जाती है। तो ये इस तरह की इसके कारण हैं। अब इसका इलाज क्या है, इसके उपचार क्या है, इसकी क्या सावधानी है, क्या खाएं या क्या नहीं खाएं, अगर हो गया है तो आगे उसका उपचार कैसे क्या होगा, उसमें सावधानी क्या होंगी, उसमें हमें क्या खाना चाहिएगा और क्या नहीं खाना चाहिएगा। तो इस तरह की ये इसके उपचार हैं या सावधानी है। तो इलाज में तो हमने बताया कि इसका इलाज स्थायी इलाज नहीं है गठिया का। वही है कि जो है मेडिकल के अंदर जो है चिकित्सा में जो है दवाइयों के माध्यम से इस दर्द को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। कम जब तक दवाइयों का असर है तो है, उसके बाद इसका जो है इसमें दवाई हैं, कुछ जो दवाई दी जाती हैं वो है जैसे प्रतिरक्षा दमनकारी दवाई हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं और नॉन स्टेरॉइडल हैं दवाइयाँ हैं, कुछ नारकोटिक औषधियाँ हैं और चिकित्सा जल है। यानी इसमें चिकित्सा जल का मतलब
स्विमिंग आपका इसमें स्ट्रेचिंग है, मालिश वगैरह है, कुछ दवाइयाँ आती हैं मालिश करने की या तेल कर उससे मालिश का भी है इसके अंदर। और इसके अंदर एक्यूपेंचर है, ये सब हैं। तो डॉक्टर अपनी जब ये चीज़ असर नहीं करती हैं, दवाइयाँ नहीं असर करती हैं, ये बाकी जो है एक्यूपेंचर है या चिकित्सा जल है या मालिश है, ये तेल की मालिश है या जो दवाई डॉक्टर देता है, उससे अगर कुछ असर नहीं पड़ता है और जैसे जैसे उम्र और बढ़ती है और समय गुजरता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, अनबीरेबल होता है, इसमें चलना फिरना एकदम बंद हो जाता है, मूवमेंट नहीं होता है। तो उस टाइम डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि आप इसका जो है घुटनों का रिप्लेसमेंट के लिए बोलते हैं। तो उसमें रिप्लेसमेंट में बहुत से आदमी तैयार होते हैं, बहुत से नहीं होते हैं। तो रिप्लेसमेंट जो है अभी इंडिया के अंदर 80% जो है रिप्लेसमेंट कामयाब है। अब वो कुछ ऐसे हैं जिसको किसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट होने के बाद दर्द भी कम हो जाता है और चलना फिरना शुरू हो जाता है उसमें। तो बहुत ज़्यादा उसमें पेन नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती है उसके अंदर। मतलब जो दर्दनाक जो स्थिति थी वो कम हो जाती है। तो डॉक्टर यही बोलेगा। बाकी आप जो है अगर अपने लेवल पे कुछ और आप घरेलू उपचार कर सकते हैं तो वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन उस इतनी दर्द आने पर, इतनी कंडीशन इसकी खराब होने पर फिर और कोई उपचार नहीं रहता है इसका सिवाय रिप्लेसमेंट के, घुटनों के रिप्लेसमेंट के। तो इसमें हम ये और जानना चाहेंगे कि ये बताएंगे कि अगर मान किसी को ये शुरुआत है, सिम्टम्स हैं, कुछ बहुत सीवियर नहीं है, बहुत तेज ज़्यादा नहीं है, तो उसको क्या सावधानी बरते ताकि वो उसको उस हद तक उसको कंट्रोल कर सके। ये उसमें है। भाई आपका बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका तो इलाज नहीं है, फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ही है, या फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जैसे भी है। लेकिन अगर आपको बहुत कम मात्रा में है, शुरुआत लग रहा है, आपको चलने फिरने में पेन होता है, तो उसमें आप सावधानी बरत के इसको कहीं कुछ बहुत काफ़ी हद तक इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसमें एक तो मेन सारा जो है वो खान पान से ही है, वो शुरू से ही है। अगर हम खान पान शुरू से ही अच्छा करेंगे तो ये नौबत हमको आएगी नहीं। बुढ़ापे में आएगा थोड़ा बहुत, बुढ़ापे के सिम्टम सब में बीमारी के होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये देखना है कि वो किस स्टेज पे आएगा। एक आदमी को 40 या 45 में आ जाता है, जो 70 या 75 साल तक जीता है तो 40 साल तक उसको उस तकलीफ को भोगता है। और एक अच्छा खान पान है उसका, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, दिनचर्या उसकी बढ़िया है हर एक चीज़ में, तो अगर मान लीजिए लास्ट में अगर 80 साल का हो जाता है और 80 साल में मान लीजिए 2 साल 2.5 साल उसको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो बर्दाश्त कर सकता है। यानी थोड़ा उस टाइम आएगा तो थोड़ा आएगा, बहुत तेज़ी से नहीं आएगा, और लास्ट तक वो उसको इतना दवा पानी से और अपनी प्रिकॉशन से उसको कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो अगर खान पान हमारा शुरू से ही अच्छा होगा तो बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि एक बीमारी आ जाती है तो फिर वो दूसरी लाती है। अगर हम जो है इधर गठिया का जो है इलाज करते हैं या उसका सावधानी बरतते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं खान पान में, तो वो डाइट दूसरे पर एडवर्स इफेक्ट डालती है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो एक ले रहे हैं तो वो दूसरी, उससे दूसरी बीमारी नहीं होगी, उससे हो जाती है, क्योंकि जब अनबैलेंस हो जाता है बॉडी का सारा जो है सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है तो वो दूसरी बीमारी को भी क्रिएट करती है। तो इसलिए सबसे पहला तो यही है कि शुरू से ही हम लोग अपना खान पान अच्छा रखें ताकि ये नौबत हमारे साथ आए नहीं, आए तो कम आए और उसको हम अपने लेवल पर कंट्रोल कर लें।
तो खान पान में से मेन चीज़ यही है कि आपका खान पान बिल्कुल जो है संतुलित आहार होना चाहिए, पौष्टिक भोजन होना चाहिए, वो शुरू से ही होना चाहिए। और उसमें क्या क्या पौष्टिक भोजन के साथ फिर हमने क्या क्या प्रिकॉशन और लेनी है वो सब शुरू में ही करना चाहिए। तो पौष्टिक भोजन में हमारा माना जाता है कि जितने भी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साग है, पालक है, मेथी है, ये सब जो है ये अच्छी चीज़ें हैं और इनमें सब में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इनके अंदर। इधर सब्जियां हैं, गोभी है, बंद गोभी और फूल गोभी, ब्रोकली, उधर आपका पेठा, घिया, बीन्स, जितने भी बीज वाली और नेट्स वाली हैं ये सब अच्छी सब्जियां हैं, इनसे हमको राहत मिलती है। उधर चुकंदर है, आपका आंवला है, ये सब इसके लिए डॉक्टर भी बोलते हैं, मेडिकल लाइन भी बोलती है कि ये चीज़ आप खाइए ताकि आपका जो है बॉडी संतुलित रहे, उसमें सब उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। न्यूट्रिएंट्स का मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब, उधर मिनरल्स और इधर आपके विटामिन्स में जैसे हमारी सारी विटामिन्स हैं, कौन सी, ए, बी, सी, डी, ई और के, और बी के 8 ग्रुप हैं, B1, B2, 3, 5 और 6, 7, 9 और 12, ये सब हैं। और उधर मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, इस तरह ये तो थोड़ा थोड़ा हमको सारा चीज़ मिलना चाहिए बॉडी को। जितने न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, उस जितनी उसकी मात्रा की बॉडी को ज़रूरत है वो मिलने चाहिए, वो सब मिल जाए। और वो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल आपकी सब्जियां हैं, उनसे ही मिलता है। तो ये सब मिल जाएंगे तो हमको रोग लगने की संभावना कम हो जाएगी। अगर हम लोग डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे तो रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो हरी सब्जियां ये हमने बताई, ये सब है, नींबू है, ये सब अच्छा है। ये सब इनके अंदर क्या है, एंटी जो है इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हमारे दर्द को कम करते हैं। उधर आपकी कच्ची हल्दी है, कच्ची हल्दी की सब्जी भी बोलते हैं इसके अंदर, वो उसके अंदर ज़्यादा जो है एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, एंटीसेप्टिक हैं, ये सब काफ़ी वो फायदेमंद है और बीमारियों को भी काटते हैं, एंटीफंगल भी है, एंटीवायरल भी है, तो उसमें काफ़ी गुण है। तो इस तरह की इन चीज़ों को हम खाएंगे तो धीरे धीरे हमारा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होगा, यानी हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमेशा मजबूत रहेगी। वो कमज़ोर होती है तभी बीमारियां हमको घेरती हैं। अगर वो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी लास्ट तक तो बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इधर फल हैं हमारे, और सब्जियां हमेशा ताज़ा सब्जियां खाइए, बासी सब्जियां मत खाइए। तो ताज़ा फल में जैसे इसमें ज़्यादा बोले रसदार जो फल बोले जाते हैं और खट्टे फल बोले जाते हैं, जैसे संतरा, मौसमी, अंगूर, अनानास, आपका सेब भी इसमें का है, तो चुकंदर वगैरह, ये इसके अंदर काफ़ी इसमें फायदेमंद, तरबूज है, ये सब जो है इसके अंदर फायदा करता है। और ये सारे जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इनमें गुण है, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं ये। तो इस तरह का चीज़ हम लोग खाते रहेंगे तो बचाव हो सकता है। और इसके अंदर दूसरा क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही और पनीर, इनके अंदर कैल्शियम की मात्रा है, विटामिन सी की मात्रा है। तो लेकिन दूध, इसके अंदर आपको वसा जिसके अंदर कम है, यानी वो दूध पीना है, वसा वाला नहीं पीना है। वसा जिसमें वसा जिस जो होगा उसमें वो नुकसान करेगा, वो उससे क्या होगा, आपका
उसमें फैट बढ़ेगी और फैट से आपकी सूजन बढ़ेगी और फिर आपका दर्द बढ़ेगा। तो फैट नहीं है, दूध पीना है तो आपने बिना फैट वाला दूध इसमें लेना है, दही लेनी है बिना फैट वाली लेनी है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में जैसे आपका बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं। ये भी क्या है, ये सूजन को कम करते हैं। ज़्यादा खाने से आपको बढ़ भी सकता है, तो वो मात्रा है, मात्रा के हिसाब से आप खाएंगे, सीमित मात्रा में। ये नहीं कि भाई मान लीजिए सोचते हैं कि ये फ़ायदा कर रहे हैं तो एक दिन में जो आप 250 ग्राम खा लिया आपने सारा बैठ के, उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो एक मात्रा है। आपने एक अखरोट खाना है डेली, आपने 4-5 या 6-7 बादाम लेने हैं, इस तरह पिस्ता लेना है 4-5, तो इस हिसाब से वो खाने हैं, खाने का उसका सिस्टम है। ये नहीं कि भाई डॉक्टर ने बता दिया कि जो है आप ड्राई फ्रूट खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, पिस्ता खाइए, तो बैठ के पूरे दिन वही खाते रहे, तो उससे आपकी बीमारी बढ़ सकती है। तो कंट्रोल में आपको वो सीमित मात्रा में आपने खाना है। कुछ जैसे जामुन है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, ये इनके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। ये भी आप इनको भी खाइए, आप ये भी फायदा करेंगे। सॉरी, ओमेगा 3 और फैटी एसिड है इनके अंदर, ये भी आपको फायदा करेंगे। और खाने की आपके चीज ऐसी हैं जो आप बीज वाली चीज है, तो वो आप खाइए। उसके अंदर आप जो है ज़्यादा आपको फायदा करेगा। अब नहीं खाने वाली चीज़ क्या है? नहीं खाने वाली चीज़ आपको वो है जिसके अंदर फैट की मात्रा कम हो, यानी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके अंदर फैट की मात्रा कम हो। अगर फैट की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपका वजन बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा तो आपको स्वेलिंग आएगी, आपका दर्द बढ़ेगा। और सोडियम की मात्रा, ज़्यादा सोडियम की मात्रा वाला नहीं खाना है खाद्य पदार्थ। सारा सोडियम की मात्रा जिसमें कहते हैं आपका पैक्ड वाले हैं, चिप्स हैं, आपके स्नैक्स वगैरह हैं, बिस्किट्स हैं, या जो है आपका प्रोसेस्ड फूड वगैरह है, ये सब इनमें आपका सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। ज़्यादा मीठा वाला खाद्य पदार्थ उसको भी नहीं खाना है, उससे भी क्या होगा, उससे भी आपका फैट बढ़ेगा और उससे भी मीठा, जो भी मीठे की हैं, और कोल्ड ड्रिंक, पेयजल, उसके बाद आपका शराब, कॉफ़ी, चाय, ये इनमें क्योंकि इनमें सब में चीनी की मात्रा होती है, और जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा जो होगी, चीनी तो वैसे ही 100% जो है आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसमें सारा वजन ही बढ़ता है। क्योंकि जो ज़्यादा, जिसके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, उसकी इसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि मैक्सिमम कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो अगर ज़्यादा आप कैलोरी आपने ले ली तो वो बर्न नहीं होगी। बर्न सिर्फ जो है स्पोर्ट्समैन जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो 4-5 घंटा जो एक्सरसाइज करते हैं, वही कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। अगर कैलोरी बर्न नहीं होगी तो वो 100% फैट बन जाती है, और उससे आपका वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ेगा तो आपका बीमारी का भी बढ़ने का चांस हो जाएगा। तो ये, उसके बाद आपका जो फैट खा रहे हैं, वो फैट आपने कैसे खानी है, ये भी इसमें है। जैसे तेल है उसमें डीप फ्राई जो होता है, यानी ज़्यादा जो तला हुआ चीज़ है, जैसे प्रोसेस फूड जितने हैं हमने बताया, डिब्बाबंद हैं, जंक फूड हैं, आप मैदा से रिफाइंड वाले जितने भी हैं, रिफाइंड जो फूड बनते हैं जो भी, यानी मैदा वगैरह का, उनमें भी सब जो है सोडियम की मात्रा रहती है, या फिर उसके अंदर फैट ज़्यादा होती है। तो ये आपको ये सब से भी बचना पड़ेगा। और जो ट्रांस फैट है,
और एक सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट अभी हमने बताया जो डेयरी प्रोडक्ट से है। तो डेयरी प्रोडक्ट में जैसे घी है आपका, तो घी फैट इसमें आपको बिल्कुल बंद करना होता है। फैट से फिर आपका इसमें वज़न बढ़ेगा और फिर वही दर्द बढ़ेगा, वज़न आपका जो है स्वेलिंग होगी। तो ये सैचुरेटेड फैट में आता है। ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट को भी नहीं है तो जो पौधों से या वनस्पति या जिसको घी वगैरह बनाते हैं उससे 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 भी आपको बचना पड़ेगा। तो इसमें आपको जो तेल की जो मात्रा है वो तेल कौन सा यूज करना है, फैट कौन सी यूज करनी है, वो इसमें एक आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। तो वो आपको इसमें फ़ायदा करता है। उसमें नारियल है, नारियल का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, इसमें सरसों में भी कुछ फ़ायदा है। सरसों के तेल में भी, सरसों के तेल में आप ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में आप उसको करेंगे क्योंकि इसके अंदर 60% पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है और 22% इसके अंदर 60% मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है और 22% पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो इस तरह की आप सावधानी बरतेंगे खान पान पे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, इसमें काफ़ी हो सकता है। और जब आपको बीमारी बढ़ी गई और डॉक्टर ने आपको दवाई शुरू कर दी है तो आपको आपको 100% इनका फॉलोअप करना है, यही खाना है, तभी आपका बचाव हो सकता है थोड़ा बहुत। अगर ये नहीं खाएंगे और ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपको आपका पेन, आपका जो है दर्द जो है, आपकी स्वेलिंग जो है वो सब ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इन बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है कुछ न कुछ राहत आपको मिले, नहीं तो आपका पेन जो है ज़्यादा बढ़ता जाएगा और आपको दिक्कत आपको और बढ़ जाएगी। और बुढ़ापे में तो कहते हैं वैसे ही ज़्यादा जो है बीमारियाँ आ जाती हैं, वैसे ही दर्द शरीर में बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक दर्द, दो दर्द, तीन दर्द, तो उससे बुढ़ापा कटना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हम जमाने में तो सब कुछ खा लेते हैं जो डाइजेस्ट भी हो जाता है और पता भी नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि ये जो 30 और 50 के बीच में जो गठिया का रोग है वो प्रभावित हो जाता है। वो जरूरी नहीं है वो पहले भी हो जाता है, लेकिन ये एक मेडिकल लाइन जो है इसको बताती है कि 30 और 50 की एज है, इसके बीच में गठिया लगभग प्रभावित हो जाता है। बहुत से आदमी में जो गठिया रोग शुरू हो जाता है। तो 30 के बाद तो आदमी को वैसे ही अलर्ट हो जाना है, जो खा लिया जमाने में खा लिया, उसके बाद आदमी आपको डाइट जो है, सिलेक्टेड डाइट जो है उसको लेनी है ताकि उसका बचाव हो सके। तो इसमें इस तरह की ये चीज़ें हैं। तो आपको ये अगर इस तरह आप खान पान पे ध्यान देंगे तो अच्छा है। दूसरा आपको इसमें एक्सरसाइज है, शारीरिक गतिविधि, वो नियमित रूप से करनी है। चाहे आपको अभी शुरू हुआ है या हो गया है या होने वाला है, तो आपने ये अभी से जो है अपना एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। सुबह जो है 1 घंटा, आधा घंटा, जो आपके पास टाइम है, और सुबह उठते ही आप कोशिश कीजिए जितना इसको फायदा करता है, क्योंकि जो पानी है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और ये ये मेडिकल लाइन बोलती है कि पानी बहुत फायदेमंद है अगर उसको सही ढंग से पिया जाए तो पानी से सुबह उठें, साहब उठते ही हम लोग चाय पीते हैं, चाय की जगह अगर हम पानी पीना शुरू कर दें, जैसे चाय पीते हैं गर्म करके पानी पीना शुरू करें 1 गिलास 2 गिलास, तो इससे पूरा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। यानी हमारे अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और हमारी जो सेल्स है वो एकदम मजबूत हो जाती हैं। हमारा जो नेचुरल जो प्रणाली है, यानी जो हमारी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, वो जिससे हमारा सारा सिस्टम चलता है, खान पान का जो जिसका डाइजेशन सिस्टम बनता है, यानी जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी हमको मिलती है
और उस एनर्जी में जो भी पोषक तत्व है हमारे भोजन में, सॉरी, जो भोजन से एनर्जी मिलती है उसमें जो पोषक तत्व हैं वो सारे तुरंत मिल जाते हैं, हमें जल्दी मिलते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। यानी मेटाबॉलिज्म जब तक हाई रेट पे होगा उसका डाइजेशन बहुत जल्दी होता है और वो एनर्जी में तुरंत बदल देता है उसको। तो ये खान पान से ही है। एक्सरसाइज करेंगे हम, पहले अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर पानी सिस्टम से पिएंगे और फिर शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय, ये जितनी बुरी आदतें हैं इनको अगर हम दूर रखेंगे तो बीमारी भी हमसे दूर रहेंगी। इनको जितना नज़दीक लाएंगे बीमारी उससे ज़्यादा हमारे नज़दीक आएगी। तो ये बीमारी ही हैं सारी, जितनी बुरी आदतें हैं खाने की ये सब बीमारी हैं, क्योंकि ये एक दिन में नहीं पनपती है, धीरे धीरे ये बड़ा रूप बनाते हैं। हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन जो है धीरे धीरे इनका ऐसे कोई भी चीज़ एकदम नहीं आती है। जैसे पॉइजन है सिर्फ वही है, बाकी सारी चीज़ ऐसे धीरे धीरे आती हैं। जैसे आदमी जो है जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे जवान होता है, इसी तरह ये भी हैं। आप धीरे धीरे इनको जो है अगर इनके आदी हो जाएंगे तो एक दिन ये बड़ा रूप हो जाते हैं। तो शुरू से ही सावधानी बरती जाएगी तो बीमारियों से हम बच सकते हैं। और ये जानकारी जो है हम आपको जो है समस्याओं से अवगत कराने के लिए दे रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग इसको, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो जानकारी इसलिए देते हैं ताकि जो समस्याएं हैं, जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, उसमें क्या क्या बीमारियां हैं और उनकी, हमारा मकसद सिर्फ यही रहता है। ये नहीं कि हम जो है आपको पूरा ये बता रहे हैं, ये आप इस हिसाब से जो है हम एक्यूरेट हैं। तो ये एक जानकारी है कि ऐसी ऐसी ये हमारी शरीर में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं, तो उसमें हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए ताकि हम पहले से अलर्ट रहें। और उसका खान पान, उसका एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, इसमें हम अगर ज़रूरत है तो लाइफस्टाइल में हम चेंज करें, यानी जीवन शैली को बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव करें। क्या क्या उस बदलाव में क्या करना है, हमने कितना खाना है, कितना कितना, और जल्दी उठना और जल्दी सोना, ये भी ज़रूरी है इसके अंदर। आपका टाइमली सोना चाहिए और टाइमली उठें ताकि आपको पास आप सुबह घूम सकें, आप और एक्सरसाइज वगैरह करें और टाइमली आप खाना लें, तो वो भी ये फ़ायदा करता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो अगर आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।